ओके जी, तो आज हमको स्टडी करना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे मेथड्स जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं, या ये कह लो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं। तो नॉर्मली यूज़ होने वाले जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं? तो ये सारे नाम आपको इधर नीचे दे रखे हैं। दैट इज़ बैरियर मेथड, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। तो ये सभी के सभी क्या हैं? दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो इसमें सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमें दे रखा है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है? वो कहते हैं एक्चुअली नेचुरल मेथड में एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव इसको क्यों कंसीडर किया गया है, ये कह लो कि कॉन्ट्रासेप्टिव एक्चुअल में होता क्या है, किस फिनोमिना को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। तो किसी न किसी तरीके से अगर फर्टिलाइजेशन इनहिबिट की जा रही है किसी मेथड से, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्योंकि आई थिंक सो आपने पीछे चैप्टर्स में या पिछली क्लासेस में कभी ये पढ़ा होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होती है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। देन वो कहते हैं जो जाइगोट होता है वो डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनता है, और जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होकर के यंग वन बन जाता है, और यंग वन जो है वो आगे जाके फिर चाइल्ड। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बनने का जो सारा प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है? जाइगोट से शुरू होता है, यानी कि ये कह लो कि फर्टिलाइजेशन से शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से यंग वन बनता है, और यंग वन हम कह देते हैं एक तरह से चाइल्ड बर्थ को ही यंग वन बोलते हैं। जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसको यंग वन ही बोला जाता है। तो अब सबसे पहला मेथड है नेचुरल मेथड। वो कहते हैं इस मेथड में कैसे बर्थ कंट्रोल होता है, मतलब ये मेथड कैसे फर्टिलाइजेशन को रोकने में हेल्प करता है, तो उसको ध्यान से सुनिए। नेचुरल मेथड हम बोलते हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ द मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। वो कहता है नेचुरल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें स्पर्म और ओवम की यानी गैमीट्स की फ्यूजन को रोका जाता है, स्टॉप किया जाता है इनकी मीटिंग को। और ये कब होता है? वो कहते हैं कि अगर आपने फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, तो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तब जा कर के ओव्यूलेशन होती है। और ओव्यूलेशन से पहले के जो 1 to 10 डेज होते हैं उनमें ओवम जो है वो ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर उन टाइम पीरियड तक कोई स्पर्म सेल फैलोपियन ट्यूब में पहुंच भी जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ओवम ही प्रेजेंट नहीं होगा, यानी एग सेल ही प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस वजह से, क्योंकि एग सेल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो बर्थ कंट्रोल कहा जाएगा इसको, राइट। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या पीरियोडिक एब्सिनेंस। पीरियोडिक एब्सिनेंस यानी कि जो कपल है वो चाइल्ड बर्थ को रोक सकता है अगर वो इस पीरियोडिक एब्सिनेंस के टाइम पे कह लो कि कोपुलेशन करता है। ओके जी, फिर इसमें अगला मेथड आता है आई थिंक हमारे पास लैक्टेशनल एमिनोरिया। ओके, वैसे लैक्टेशनल एमिनोरिया भी इसमें एक कंसेप्ट है, लेकिन उससे पहले विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट है। तो विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट क्या होता है? वो कहते हैं कि जो कह लो कि जो मेल्स होते हैं, वो कहते हैं कि जब वो स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे ट्रांसफ़र करने के टाइम पे जब स्पर्म की जस्ट इजेक्शन होने वाली होती है, जस्ट स्पर्म रिलीज़ होने वाले होते हैं, अगर उस टाइम पे वो वेजिना से पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं तो एक तरह से स्पर्म सेल फीमेल बॉडी में इंजेक्ट ही नहीं होते हैं। अगर इंजेक्ट नहीं होंगे तो वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे, और फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे तो
जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से बर्थ कंट्रोल रहेगा, राइट। इसी तरह से जो अगला मेथड है, नेचुरल मेथड, ये है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या कहते हैं, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी बोल देते हैं इस चीज़ को हम। तो इसमें एक्चुअल में होता है कि वो कहते हैं जो लैक्टेशनल एमिनोरिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें फीमेल्स के अंदर इस टाइम पीरियड में ओव्यूलेशन ही नहीं होती है। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो हार्मोन रिलीज नहीं होगा, हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो एक तरह से बर्थ कंट्रोल रहेगा। तो एक्चुअल में लैक्टेशनल एमिनोरिया में ओव्यूलेशन क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब मदर जो है वो चाइल्ड बर्थ कर देती है। जैसे ही कोई न्यू चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो चाइल्ड बर्थ होने के कम से कम 6 मंथ तक होता है मदर में जो है ओव्यूलेशन ही नहीं होती है। तो ये जो 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है इसको लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में सिर्फ मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को, उसमें मिल्क सेक्रेशन होती है बट उसमें ओव्यूलेशन नहीं होती है। इसलिए इस टाइम पीरियड को लैक्टेशनल एमिनोरिया बोला गया है कि ये जो टाइम पीरियड है ये ओव्यूलेशन इस पीरियड में नहीं होती है, जस्ट मिल्क सेक्रेशन होती है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग होती है चाइल्ड बर्थ के लिए। ये इसके बाद फिर आता है हमारे पास बैरियर मेथड। ओके जी, बैरियर मेथड क्या होता है, जो बैरियर मेथड है वो हम किसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि जो बैरियर मेथड है इसमें जो ह्यूमन में मेल्स के लिए भी कुछ बैरियर यूज किए जाते हैं, फीमेल्स के लिए भी कुछ बैरियर्स यूज किए जाते हैं। तो मेल्स के लिए जो बैरियर यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक कॉन्डोम्स दिया हुआ है इसमें। एज ए फीमेल्स के लिए जो बैरियर्स यूज किए जाते हैं उनको हम डायफ्राम बोलते हैं, सर्वाइकल कैप्स बोलते हैं और वॉल्ट्स भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये बैरियर्स काम कैसे करते हैं तो उसको थोड़ा कोशिश करो समझने की। अभी मैं थोड़ा डायग्राम से कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। ओके स्टूडेंट्स, तो बैरियर मेथड क्या होता है, बैरियर मेथड हम बोल सकते हैं कि ऐसा मेथड जो कि ओवम और स्पर्म को फ्यूज करने के बीच में एक बैरियर बन जाए उसको बैरियर मेथड बोलते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा बैरियर जो कि स्पर्म और ओवम को मिलने ही ना दे उसको आप कह सकते हो बैरियर मेथड। तो मेल्स और फीमेल्स में बैरियर मेथड्स दोनों अलग अलग हैं। मेल्स में जो बैरियर्स यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ कॉन्डोम्स, एंड फीमेल्स में जो बैरियर यूज़ किए जाते हैं इट इज़ डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स। तो इन बैरियर्स को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि ये बैरियर्स कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मेल्स फीमेल्स की, तो फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आई थिंक आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल्स में इस हिस्से को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इन दोनों को हम ओवरी बोलते हैं और इस रीजन को हम यूट्रस रीजन बोलते हैं, राइट। तो कहते हैं फीमेल्स में होता क्या है कि वो रिलीज होता है ओवरी से, राइट, ओवरी से एग सेल रिलीज होते हैं। देन वो कहते हैं कि अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में जो बैरियर्स आते हैं वो होते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ये कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, ये वेजिना पे अप्लाई किए जाते हैं। मतलब यहाँ ये डिवाइस एक तरह से इंसर्ट कर दिया जाता है, एक रबड़ शीट होती है। तो कहते हैं कि जब ये डिवाइस इंसर्ट कर दिया जाता है तो ये डिवाइस मेल गैमीट्स को आगे एंट्री नहीं करने देता है। मतलब कि अगर सपोज स्पर्म सेल की एंट्री होती भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, राइट, अगर इन स्पर्म सेल्स की एंट्री होती भी है तो आगे डायफ्राम लगे होने की वजह से या सर्वाइकल कैप्स लगे होने की वजह से ये स्पर्म सेल्स एंट्री नहीं कर पाएंगे, या फिर ये कह लो कि ये स्पर्म सेल्स आगे फैलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो स्पर्म सेल्स हैं ये स्पर्म सेल्स यहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि आगे क्या है बैरियर लगा हुआ है। बैरियर की वजह से यहीं के यहीं रुक जाएंगे, दैट मीन्स कि ये आगे फ्लो करके ओवम तक नहीं पहुंचेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी।
तो ये थे फीमेल्स के अंदर कह लो कि जो बैरियर्स होते हैं, जिनको हम डायफ्राम बोल सकते हैं, सर्वाइकल कैप्स बोल सकते हैं और वॉल्ट बोल सकते हैं। तो कहते हैं जो डिवाइसेस होते हैं, दीज आर जस्ट अ रबड़ शीट, एक रबड़ के बने हुए कुछ शीट्स होती हैं पतली सी। अगर मेल्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या है, बैरियर दैट इज जो यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंडोम्स। तो कुछ इस तरह का बैरियर उसमें यूज किया जाता है। तो उस बैरियर में क्या होता है कि जब स्पर्म सेल की एंट्री होती है या जब स्पर्म सेल रिलीज होने होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जो स्पर्म सेल से रिलीज होने होते हैं, तो कहते हैं ये जो स्पर्म सेल्स होते हैं ये स्पर्म सेल्स आगे इस बैरियर की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट ही नहीं हो पाती हैं। मतलब एक सेकंड। ओके, तो कहते हैं कि ये जो बैरियर यूज किया हुआ है मैंने, दिस दैट इज अ बैरियर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूज होता है। तो इस बैरियर को हम कंडोम्स बोलते हैं। यूनिट्स हैं, ये इस बैरियर पे ही रुक जाएंगे, आगे नहीं एंटर कर पाएंगे, क्योंकि जब आगे एंट्री नहीं कर पाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो आगे फेलोपियन ट्यूब तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गए मेल्स में बैरियर मेथड्स। अच्छा जी, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज आईयूडी। आईयूडी का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कहते हैं ये आईयूडीज? वो कहते हैं आईयूडीज की फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो यूट्रस रीजन बोलते हैं, राइट? तो इसको हम यूट्रस रीजन बोलते हैं इस हिस्से को। बाकी ये दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और ये दो ओवरीज होती हैं। देन वो कहते हैं जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है इसमें एक ऐसा डिवाइस लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है आईयूडी का? इसका मतलब है कि फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक खास तरह का डिवाइस लगा दिया जाता है। और ये डिवाइस क्या करता है? ये डिवाइस, सपोज करो कि ये एक डिवाइस है जिसको हम आईयूडी बोल सकते हैं। तो कहते हैं इस डिवाइस को फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूट्रस रीजन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, या एक छोटी सी सर्जरी के थ्रू इसको वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। से अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पर उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक, फीमेल्स के यूट्रस रीजन के अंदर। तो कहते हैं एक छोटा सा डिवाइस होता है, जब इसको लगा दिया जाता है तो कंटिन्यूसली इसके अंदर से कॉपर आयंस निकलते रहते हैं। समझ गए? इसके अंदर से कॉपर आयंस निकलते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं। तो ये जो कॉपर आयंस हैं इनका मेन रोल क्या होता है वो ध्यान से सुनो। तो ये जो कॉपर आयंस है, अगर सपोज करो कि स्पर्म सेल की एंट्री हो जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो जैसे ही स्पर्म सेल्स इन कॉपर आयंस के कांटेक्ट में आते हैं, ये जो येलो डॉट्स बनाए हैं मैंने, ये क्या है? कॉपर आयंस है जो कि उस डिवाइस से निकलते रहते हैं। तो जब ये स्पर्म सेल्स इन डॉट से या ये कह लो इन आयंस के कांटेक्ट में आते हैं, कॉपर आयंस के, तो कॉपर आयंस के टच में आते ही इन स्पर्म सेल की मोटिलिटी खत्म हो जाती है। आप ये कह लो कि इनके अंदर जो एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। यानी कि अगर ये यहाँ से अगर ये ट्रेवल करके कॉपर आयन से होते हुए यहाँ तक पहुंच भी गए ओवम तक, तब भी ये एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी होगी कॉपर आयन से इंटरेक्ट करने के बाद। सो ये होते हैं आईयूडीज, यानी कि ये भी इनडायरेक्टली बर्थ कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन को रोकने में हेल्प करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो आईयूडीज हैं ये दो तरह के आईयूडीज अवेलेबल हैं। देखो भी नीचे बुक मेंशन है। एक तो होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, एक होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो ये दो तरह के आईयूडीज होते हैं। मतलब ये जो डिवाइस होता है जो अभी मैंने बनाया था ऊपर, जैसे यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया हुआ है या डिवाइस लगाया हुआ है, मतलब इस तरह का सपोज एक डिवाइस है। तो कहते हैं ये डिवाइस जो है वो दो तरीके से काम करता है, या तो ये कॉपर आयन से रिलीज करता है या फिर ये हार्मोन से रिलीज करता है, हार्मोन से रिलीज करता है।
तो अगर ते कॉपर आयन से रिलीज करता है तो क्या काम होता है, ये अभी हमने ऊपर स्टडी कर लिया है डिटेल में। हार्मोन से अगर ये डिवाइस हार्मोन रिलीज करता है तो क्या होता है, तो कहते हैं कि अगर ये डिवाइस हार्मोन रिलीज करता है तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये उनके टच में आते ही स्पर्म सेल को कांटेक्ट करते ही कह लो कि उसको फर्टिलाइजेशन तो करने देते हैं, बट फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बन जाता है या जो एम्ब्रियो बन जाता है उसको ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देते, मतलब उसको जल्दी ही ख़त्म कर देते हैं, डेड कर देते हैं। तो ये काम होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का, मतलब जो उस आईयूडी से उस डिवाइस से जो हार्मोन निकलते हैं वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं। तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, ये जो सपोज करो कि अभी ये हार्मोन्स ही हैं, ये उन स्पर्म सेल को कांटेक्ट करके उनको, मतलब कह लो कि उनकी कैपेसिटी तो नहीं खत्म कर पाएंगे फर्टिलाइज करने की, लेकिन जब वो स्पर्म सेल्स एग तक पहुंच जाएंगे और फर्टिलाइजेशन कर देंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो आकर के यूट्रस पे इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा। ये कह लो कि जब वो एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसको जल्दी से यहाँ पे डेवलप ही नहीं होने देंगे। तो ये मेन फंक्शन हो गया हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का। क्लियर है? अच्छा, एक चीज आपको जो इसके अंदर याद रखनी है और वो क्या है, वो कहते हैं कि ये जो आईयूडी डिवाइस है जो कॉपर आयन से रिलीज करते हैं वो आईयूडीज डिवाइस कौन से हैं, वो है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, राइट। और जो आप कह लो कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं वो कौन से हैं, तो जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं वो है प्रोजेस्टिस्टाट और LNG-20। ये दो जो हैं वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं। ओके जी, तो ये हो गया आईयूडीज का कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद आता है पिल्स का टॉपिक। पिल्स क्या होते हैं? पिल्स में एक तरह से मेडिसिन को या फिर टैबलेट को ही पिल्स बोला जाता है। इसको आप, वो कहते हैं कि जो पिल्स होती हैं सिंपली मेडिसिन को ही पिल्स बोला जाता है। ओरल पिल्स भी बोल देते हैं या सिंपली पिल्स भी बोल देते हैं। ओरल पिल्स यानी कि जो ओरली ली जाती है माउथ, तो ज़्यादातर ये जो पिल्स होती हैं ये ओरली ही ली जाती होती हैं। तो कहते हैं ये जो पिल्स होती हैं ये दो तरह से काम करती हैं, या ये कह लो कि ये जो पिल्स होती हैं इनमें दो तरह का सोल्ट होता है, दो तरह से बनी हुई होती हैं। ये किस किस तरीके से बनती हैं तो वो अभी एक बार समझो। वो कहते हैं जो पिल्स होती है ये आर्टिफिशियल हार्मोन्स की बनी हुई होती है। ओके, आर्टिफिशियल हार्मोन्स कौन कौन से, या तो प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। कहते हैं या तो ये पिल्स बनती हैं, ये जो मेडिसिन बनती हैं ये या तो आइदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बनती हैं या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, राइट। वो कहते हैं कि ये जो मेडिसिन हैं, ये जो पिल्स होती हैं इनका यूज़ कैसे किया जाता है, वो कहते हैं इनको लगभग 21 डेज तक रेगुलरली लिया जाता है और 21 डेज के बाद इसको 7 दिन का एक गैप रखा जाता है, मतलब तब इसको नहीं लिया जाता है और उसके बाद फिर से इसको रिपीट मोड के अंदर सेम पैटर्न में लेना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले 21 दिन ले लिए, फिर 7 दिन नहीं लिया, फिर अगले 21 दिन ले लिया, फिर 7 दिन नहीं ली, फिर अगले 21 दिन ले ली, इस तरह से। तो कहते हैं ये मेडिसिन या ये पिल्स करती क्या है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन ही नहीं होने देती हैं। अभी सपोज करो अगर ओवरी से ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, यानी एग सेल ही रिलीज नहीं हो रहा, तो फेलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म सेल पहुंच भी जाएगा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो ये ओरल पिल्स ओव्यूलेशन को रोक करके फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करती हैं, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कंप्लीट करती हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो पिल्स होती हैं इनके कुछ एक साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब कह लो कि जैसे कुछ एक पेन हो कह लो कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा एबनॉर्मल हो गया, इस तरह से कुछ एक इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आता है वो कहते हैं कि ये जो मेडिसिन्स होती हैं, ये जो पिल्स होती हैं, अगर तो ये कंबाइनली ली जाती हैं, कंबाइनली कैसे, जैसे अभी हमने बताया कि या तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से ली जाती है या फिर कुछ पिल्स ऐसी आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही होता है। वो कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये मार्केट में सहेली के नाम से अवेलेबल होती है। यहाँ एक नाम भी लिख रखा होगा सहेली नाम से, ये रहा मेंशन कर रखा है यहाँ, सहेली नाम से ये पिल्स अवेलेबल होती है मार्केट में।
देन वो कहते हैं इसके बाद का पैराग्राफ ये कहता है कि अगर ये जो पिल्स हैं इसमें या तो प्रोजेस्टेरोन होता है ओनली, या फिर कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, या फिर ये जो पिल्स होती हैं इनमें जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स बने हुए होते हैं, ये करो, ये जो पिल्स हैं, ये जो मेडिसिन है आर्टिफिशियल हार्मोन्स की बनी हुई होती है, मतलब ये हार्मोन्स मेडिसिन के थ्रू भी फीमेल्स को दिए जाते हैं ओव्यूलेशन को रोकने के लिए, या फिर ये हार्मोन एक डिवाइस के थ्रू भी दिए जा सकते हैं फीमेल्स में, यानी इंजेक्शन के थ्रू भी दिए जा सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी दिए जा सकते हैं, या फिर ये फिर हार्मोन्स किसी डिवाइस के थ्रू भी दिए जा सकते हैं, मतलब कोई चीज़ हमने इम्प्लांट कर दी, इम्प्लांट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिट कर दी, उसके बाद वहाँ से कंटिन्यूअसली आर्टिफिशियल हार्मोन रिलीज होते रहेंगे, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज में। तो कहते हैं इस तरीके से ये जो आईयूडीज हैं ये काम करती हैं, और कुछ आईयूडीज जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, वो कहते हैं ये वाली जो पिल्स होती हैं ये 72 आवर्स के बीच बीच में ले ली जाती है। मतलब क्या इसका, सपोज करो कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, फर्टिलाइजेशन होने के 72 घंटे के अंदर वो कहते हैं ये पिल्स लेनी होती हैं, अगर ये पिल्स ले ली जाती है तो चाइल्ड बर्थ नहीं होता है, यानी कि जो जाइगोट है या जो एम्ब्रियो है वो खत्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है। तो इसको हम 72 आवर्स पिल्स भी बोलते हैं, या अनवांटेड 72 भी बोला जाता है। चलिए, फिर इसके बाद आता है जी स्टरलाइजेशन, सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं इसको, या फिर परमानेंट मेथड भी बोल सकते हैं इसको। तो कहते हैं ये मेथड में क्या होता है, जैसे आपको नीचे डायग्राम दिखा रखा है, इस मेथड के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनमें वैसा डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। तो क्योंकि हम वैसा डिफरेंस को कट करके टाई कर रहे हैं तो इसलिए इस मेथड को वैसेक्टोमी बोला जाता है। तो इस मेथड में होता क्या है कि ये जो टेस्टिस होते हैं इनसे स्पर्म सेल रिलीज होते हैं और आगे बाहर निकलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक जाते हैं। लेकिन जब हमने इस ट्यूब को रास्ते से ही काट दिया, बंद कर दिया, तो यहाँ से स्पर्म सेल अगर निकलेंगे भी तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आगे निकल ही नहीं पाएंगे, एग्जिट ही नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो कहते हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें अगर हम ये स्टरलाइजेशन करते हैं, ये सर्जिकल मेथड अपनाते हैं, तो इस फिनोमिना को हम वैसेक्टोमी बोलते हैं। और अगर सेम प्रोसेस हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, तो उस मेथड को हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। राइट, एक हो गया वैसेक्टोमी, एक हो गया ट्यूबेक्टोमी। तो इनको हम परमानेंट मेथड भी बोल देते हैं या सर्जिकल मेथड भी बोल देते हैं। ओके, आगे इन्होंने इसी की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि वैसेक्टोमी। ओके जी, तो इसके बाद का हमारा टॉपिक आता है एमटीपी। एमटीपी क्या होती है, इट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके फुल फॉर्म है। इसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोल सकते हैं। बता कि ये जो एमटीपी है जिसको हम एबॉर्शन बोलते हैं, तो कि अगर पूरे वर्ल्ड में काउंट किया जाए तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज में से 1/5 प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उनको रिमूव कर दिया जाता है। सो वो कहते हैं कि ये जो एमटीपी है वैसे तो ये इलीगल है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर इसको लीगलाइज्ड कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें ये लीगल मानी जाती है, तो उसमें इसमें मेंशन किया है कि कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमन है, अगर डॉक्टर लोग से जब उसको चेकआउट करते हैं तो अगर उनको ये पता लगता है कि जो डेवलप होने वाला चाइल्ड है बॉडी के अंदर कि वो अब नॉर्मल है या उसको कोई ना कोई फीटल डिजीज है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि उस कह लो कि चाइल्ड को टर्मिनेट कर देते हैं, उस चाइल्ड को रिमूव कर देते हैं, तो फिर उस कंडीशन को हम एबॉर्शन नाम देते हैं। राइट, या फिर दूसरा इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि सम ऑफ द जो आप कह सकते हो कि जो रेप केसेस होती हैं, राइट, उनके अंदर भी इसको लीगलाइज माना जाता है। सो एमटीपी कब करना, कह लो कि ओके स्टूडेंट्स, तो
जो एमटीपी है वो किस मंथ में कह सकते हो कि सेफ होती है, राइट? किस टाइम पीरियड में सेफ होती है, तो इसको इन्होंने, वैसे तो आपको पता होगा कि जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है, राइट? तो कहते हैं जो 9 मंथ का होता है, अगर इसको हम 9 एक से लेकर के 9 मंथ को अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 9 मंथ को मैंने अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 3 मंथ के 3 सेट बन जाएंगे हमारे पास, यानी पहले 3 मंथ, फिर अगले 3 मंथ, फिर अगले 3 मंथ, टोटल 9 मंथ के 3 सेट हो गए। तो कहते हैं कि जो फर्स्ट सेट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है? वो कहते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के ठीक 3 महीने के अंदर जो टाइम पीरियड होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है। तो कहते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इस टाइम पीरियड में जो एमटीपी है वो करना सेफ रहता है। सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर बात करते हैं, तो कहते हैं जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, इसमें जो एबॉर्शन है वो थोड़ा रिस्कियर होता है। रिस्कियर क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे जो जो फीटस होता है या जो एम्ब्रियो होता है वो कुछ ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है और मदर से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो चुका होता है, इसलिए तो उस केस में थोड़ा बहुत रिस्क मदर को भी होता है। बट जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, वो कहते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन करना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें मदर की भी डेथ का खतरा रहता है कि अगर चाइल्ड का एबॉर्शन हुआ तो मदर की भी डेथ हो जाती है। सो थर्ड ट्राइमेस्टर इज वेरी डेंजरस फॉर बोथ यंग मदर एंड फीटस। सो इसलिए जो एमटीपी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा की जाती है, या ये कह लो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो ज़्यादा सेफ रहती है। ओके जी, फिर इसके बाद आता है हमारे पास, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी। ओके जी, तो इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी हम किसको बोल सकते हैं? वो कहते हैं इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन। इनफर्टिलिटी हम किसको बोलते हैं? वो कहते हैं कि जो कपल होते हैं, अगर वो चाइल्ड बर्थ नहीं कर पाते हैं तो उनको इनफर्टाइल बोल दिया जाता है, यानी कि वो जो कपल है वो अपने आप में इनफर्टाइल कपल है। तो इस प्रोसेस को इनफर्टिलिटी बोला जाता है, यानी कि जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी टेक्निक्स हैं जो कह लो कि जिसमें जो जो इनफर्टाइल कपल होते हैं वो भी चाइल्ड बर्थ कर पाते हैं, मतलब उनको भी कह लो कि इस चाइल्डलेस होने का कह लो कि जो इफेक्ट है वो उनसे हट जाता है, तो वो भी अपने आप में चाइल्ड बर्थ को क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ अदर टेक्निक्स आती हैं, तो आपको टेक्निक्स ही समझनी है क्या है। तो सबसे पहली टेक्निक क्या इन्होंने कही है? वो कहते हैं जितनी भी इसमें टेक्निक्स आती हैं उन सबको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स क्या हैं, जिसमें ये सभी तरह की टेक्निक्स आ जाती हैं, उसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं। मतलब ये सभी टेक्निक्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में ही आती हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली टेक्निक क्या है? सबसे पहली टेक्निक वैसे तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो इन्होंने सभी टेक्निक्स को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। क्या-क्या? एक तो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इन सभी टेक्निक में से या तो उसमें लगेगी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या उसमें लगेगी इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशंस क्या होती हैं, तो अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, कि अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के आउटसाइड होती है, बॉडी के बाहर होती है, तो उस प्रोसेस को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि जो फ्रॉग होता है, जो फिशेज होती हैं, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को ही हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
तो अब सबसे पहली टेक्निक की बात करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। वो कहते हैं ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एम्ब्रियो को एक बॉडी से निकाल करके दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। दूसरा, टेस्ट ट्यूब बेबी। आई थिंक सो कि टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना होगा।